एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि मेजरमेंट्स क्या हैं। अब जब हमने किसी चीज़ को मेज़र कर लिया तो अब हम ये इंश्योर करेंगे कि इसमें अनसर्टेनिटी कम से कम हो, क्योंकि अगर अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी तो रिजल्ट की एक्यूरेसी कम होगी, और अगर रिजल्ट एक्यूरेट ही नहीं है तो फिर वो रिजल्ट ऑथेंटिक नहीं होगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। uncertainty in measurements। जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में मास हो या फिर कोई चार्ज हो, एटम्स और मॉलिक्यूल्स, इन सब के मास क्या होंगे, बहुत बहुत ही छोटे होंगे। मतलब 10⁻⁻⁹, 16, 17 के रेश, मतलब बहुत छोटी डिजिट। और जो इनके मॉलिक्यूल्स की जो संख्या होगी या फिर इनका चार्ज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। तो उस डिजिट को क्या है, लिखने में 000 वो इंटरेस्टिंग है, बट जब उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ती है तो कैलकुलेशन इतनी ईजी नहीं है। ओके, और जैसा कि जो भी हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे तो वो अगर बहुत बड़ी होगी तो उसमें गलती होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी एक्सपेरिमेंटल और जो हमारी थ्योरेटिकल जो भी डाटा आएगा वो आपस में मैच नहीं होगा। मैच क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसमें अनसर्टेनिटी रहेगी कि एक्सपेरिमेंटल वाले में कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाएगी, या फिर थ्योरेटिकल वैल्यू जब इतनी बड़ी बड़ी होंगी तो हो सकता है वो कैलकुलेशन ईजी ना हो। तो ये सब चीज़ें ना हो उसके लिए हम साइंटिस्ट ने क्या किया कि उन्होंने 3 तरीके के मेथड निकाले, जो अगर हम कैलकुलेशन वगैरह में यूज़ करेंगे तो अनसर्टेनिटी मिनिमम हो जाएगी, और जब अनसर्टेनिटी मिनिमम हो जाएगी तो ऑब्वियसली एक्यूरेसी आ जाएगी। तो वो 3 स्टेप्स क्या हैं जिनको ज़्यादातर फॉलो करने से अनसर्टेनिटी मिनिमम की जा सकती है, वो डिस्कस कर लेते हैं। पहला है साइंटिफिक नोटेशन। दूसरा है सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें हम 2 चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक्यूरेसी और प्रिसाइज। और तीसरा मेथड है डायमेंशनल एनालिसिस। ये तीनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला डिस्कस कर लेते हैं साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन जैसे कि पता है कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इनकी संख्या बहुत बहुत ज़्यादा है, चार्ज बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम 0,000 लगा के नहीं लिख सकते। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि n × 10⁻n की फॉर्म में लिखना स्टार्ट कर दिया, और इसी को क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन कहते हैं। इस साइंटिफिक नोटेशन में जो n है इसको क्या बोल लेंगे, डिजिट टर्म। ये क्या है, डिजिट टर्म। और जो ये स्मॉल n है इसको बोल लेंगे एक्सपोनेंट, चरघातांक। समझ में आ गया? तो जैसे एग्जांपल देती हूँ कि 1.2 × 10⁻21, तो इसमें 1.2 तो क्या हो गई, डिजिट, जिसको भी हम सब मतलब अक्षरों में पूरा लिख पाएँ, जैसे 1, 2, और जो भी 10⁻, मतलब जो 0,000 हैं उनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये ऐसा लिखने से कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, अनसर्टेनिटी कम होगी, और अनसर्टेनिटी कम होगी तो हमें आंसर जो हमारा है वो एक्यूरेट मिलेगा। ओके, तो अब जो साइंटिफिक नोटेशन है उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, मतलब जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वो कैसे करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आए। तो सबसे पहले जोड़ और बाकी को देख लेते हैं। जोड़ बाकी के लिए कैसे करेंगे, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 2.5 × 10⁻³
प्लस करेंगे 4.8 इंटू 10⁻⁻⁴। ये साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखे हुए हैं। अब इनकी कैलकुलेशन हमें करनी है, तो कैसे करेंगे? जो इनको सेम घात, मतलब इनका जो चर घातांक वाला पार्ट है एक्सपोनेंट वाले को, उसको पहले इक्वल करना पड़ेगा ताकि सिंप्लीफाई हो। तो इसको कैसे लिखेंगे? 2.5 इंटू 10⁻³ प्लस 4.8 को क्या लिखेंगे? 0.48 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या होगा? 10⁻³ इंटू 10⁻⁻1 लिखेंगे, और 10⁻³ और ये जब नीचे चला जाएगा तो 10 हो जाएगा, और इस 10 से जब 4.8 को डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 0.48 बन जाएगा। तो अब क्या होगा? अब कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब क्या 2 प्लस 0.48 को ऐड कर लेंगे, और कॉमन क्या आ जाएगा? 10⁻³ ये कॉमन आ जाएगा। तो ये कितना होगा? ये हो जाएगा 2.98 इंटू 10⁻⁻3। तो इजी हो गई ना कैलकुलेशन। अगर हम इनको ऐसे लिखते 0.00000, तो कहीं ना कहीं गलती होने के चांसेस होते, और अब इस तरीके से आंसर इजीली निकल आएगा। मतलब साइंटिफिक नोटेशन ने किस में हेल्प करी? हमारी अनसर्टेनिटी, जो मेजरमेंट्स के थ्रू जो हमारा रिजल्ट निकला था उसमें अनसर्टेनिटी को कम कर दिया उसने। ओके, अब अगर प्लस और माइनस करना है तो जो भी एक्सपोनेंशियल वाला पार्ट है, जैसे इसमें 10⁻³ था, वो क्या हो जाएगा? कॉमन आ जाएगा। और अगर ऐसा ही इनटू या फिर डिवाइड में देखना है, हमें मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड में देखना है, तो क्या करेंगे? जैसे 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 1.2 इंटू 10⁻⁴ ये करना है हमें। तो इनको करने के लिए क्या करेंगे? 1.2 इंटू 1.2, और जो ये एक्सपोनेंट वाला जो पार्ट है ये क्या होगा? ये जुड़ जाएगा आपस में। उसमें तो क्या था? कॉमन आ रहा था, और इसमें क्या होगा? जुड़ जाएगा। तो ये क्या होगा? अब इसमें जो ये आंसर है, इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो हम आगे इसमें सिग्निफिकेंट फिगर में डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो ये सिंपली ऐसा आंसर आ गया। ऐसे ही डिवाइड में होगा, डिवाइड में जो होंगी वो माइनस हो जाएंगी, और मल्टीप्लिकेशन में प्लस हो जाएंगे। समझ में आ गया? ओके, तो अब हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। साइंटिफिक नोटेशन हो गया, अब है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसाइज क्या होता है। एक्यूरेसी का मतलब यथार्थ परखता, यथार्थ, और प्रिसाइज का मतलब होता है परिशुद्धता। इसका मतलब होता है कि हमारे कोई भी, मतलब हम लैब में कोई टेस्ट कर रहे हैं और हमारा रिजल्ट, जैसे मान लो कि पहले आया 1.2 आया, अगली बार हमारा रिजल्ट आया 1.1 आया, उसके बाद हमारा रिजल्ट आया 1.0 आया, तो ये हमारे रिजल्ट क्या हैं? प्रिसाइज हैं, क्योंकि हमारे बहुत ही पास पास हैं ये रिजल्ट। समझ में आया? और एक्यूरेसी क्या होती है? मतलब इसका आंसर आना चाहिए था 11.5, बट उसके आसपास आंसर नहीं है। ये आंसर मतलब कि क्या हुआ कि ये आंसर क्या है? ये परिशुद्ध तो हैं, बट ये इनमें एक्यूरेसी नहीं है, क्योंकि एक्यूरेसी तो तब आती है जब 11.5 के आसपास इनका आंसर होता, पर ये थोड़े दूर हैं, काफ़ी दूर मानेंगे जब पॉइंट्स की बात हो रही हो। तो समझ में आया? तो जैसे कि 3 बच्चे हैं, मान लो 3 बच्चों ने कोई एक्सपेरिमेंट किया। जो बच्चा ए है उसका पहला रिजल्ट आया 1.94 और उसका दूसरा रिजल्ट आया 1.95। एक बच्चा है जिसका पहले एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आया 1.95 और दूसरा रिजल्ट आया 1.90, और एक तीसरा बच्चा है जिसका पहला रिजल्ट आया 1.99 और दूसरा रिजल्ट आया 2.01, और जबकि इसका जो ट्रू वैल्यू है, इस रिजल्ट की जो ट्रू वैल्यू होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी 2।
तो जो ये पहला आंसर है ना, ये इस बच्चे का आंसर है जो परिशुद्ध तो है, क्योंकि रिजल्ट जो इसके बार बार जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एक दूसरे के पास पास आ रहे हैं, तो वो परिशुद्ध तो हैं, पर वो एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि 2 से काफ़ी दूर है अभी बच्चा। ठीक है, और ये वाला, इसके तो दोनों आंसर ही काफ़ी दूर दूर आ रहे हैं, और ना वो रिजल्ट के जो एक्चुअल रिजल्ट आना चाहिए वहाँ भी नहीं आ रहे हैं, तो ये ना तो परिशुद्ध है इसका आंसर, और ना ही एक्यूरेट है, दोनों ही नहीं है। इस बच्चे का आंसर क्या है? पास पास भी है, इसका मतलब परिशुद्ध तो है ही, प्रिसाइज तो है ही, प्लस एक्यूरेट भी है, क्योंकि जब इनका मीन वैल्यू निकालेंगे ना तो 2 आएगी। मतलब एक्यूरेसी का मतलब होता है जो आपका मीन वैल्यू है माइनस ट्रू वैल्यू, इन दोनों में जो अंतर जितना कम आएगा उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी। समझ में आया? तो इसकी मीन वैल्यू और इसकी एक्यूरेसी का आंसर 0 है, मतलब इसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब ऐसा अंक जो अर्थपूर्ण अंक हो और जिसकी कोई निश्चित वैल्यू हो, जैसे कि 11.2 ml। इसमें 11 क्या है? 11 एक सार्थक, सिग्निफिकेंट फिगर को क्या बोलेंगे? सार्थक अंक। इसमें 11 तो क्या है? सार्थक अंक है, क्योंकि निश्चित है 11 तो। और जो 0.2 वाला है ना, इसमें डाउट है कि ये 0.2 है कि 0.3 है। जो पॉइंट के बाद लिखते हैं ना वो अनिश्चित होता है, अनिश्चित अंक। इसलिए कोई भी नंबर लिखेंगे उसमें, कोई भी एक्सपेरिमेंट में, उसमें पहला जो पॉइंट से पहले आएगा वो सार्थक अंक होगा, और पॉइंट के बाद वाला क्या होगा? अनिश्चित अंक होगा। समझ में आ गया? तो जो ये अनिश्चित अंक होता है इसमें हमेशा ±1 की गुंजाइश रहती है। समझ में आ गया? अब जैसे हमें कोई भी रिजल्ट दे दिया और हमें पूछा कि इसमें कितने सार्थक अंक हैं, कैसे पता करेंगे? तो उसके 5 रूल होते हैं। जैसे पहला रूल है, ये है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं, नॉन जीरो डिजिट मतलब 11, 12, ये सब नॉन डिजिट हैं, जैसे 1, ये सारी क्या है? नॉन जीरो हैं। तो जो भी जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होती हैं वो सारी क्या होती हैं? सार्थक अंक होती हैं। मतलब 11 में सार्थक अंक कितने हैं? 2। 12 में सार्थक अंक कितने हैं? 2। 1 में कितना है? 1। और 2 में सार्थक अंक कितना है? 1। समझ में आ गया? पहला रूल तो ये है कि सारी नॉन जीरो डिजिट क्या होती है? सार्थक, सिग्निफिकेंट फिगर होती हैं, सार्थक अंक होती हैं। ठीक है। दूसरा रूल ये है कि 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर कोई 0 डिजिट आ रही हैं तो वो भी सार्थक अंक में काउंट होंगी। जैसे एग्जांपल दे देती हूँ, 1001। अब ये भी नॉन जीरो डिजिट है और ये भी नॉन जीरो डिजिट है, पर ये 0 वाली हैं, तो अब ये 2 नॉन जीरो के बीच में अगर 0 आ गया तो वो क्या होगा? सार्थक कहलाएगा। तो इसमें क्या है? टोटल 4 सार्थक अंक है। समझ गए? जैसे 2004, जैसे 205, इसमें कितनी है? 4, इसमें कितनी है? 3। समझ में आ गया? दूसरा। फिर है तीसरा ये है कि जैसे कि पहला सार्थक अंक उससे पहले दशमलव, उससे दाईं तरफ के जो भी होंगे, जितने भी 0 होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। समझ में आया? जैसे 0.03। अब पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, इससे पहले वाले 0 है ना, ये सार्थक अंक में काउंट नहीं होंगे, इसमें सिर्फ 1 होगा। कैसे? ये जो 0 है ना, ये सिर्फ दशमलव की स्थिति बता रहे हैं कि दशमलव की पोजीशन कहाँ है, ये सिर्फ दशमलव की पोजीशन बता रहे हैं, तो इसमें सार्थक अंक सिर्फ 1 है। समझ में आ गया? मतलब पहला नॉन जीरो के दाईं तरफ वाले बाईं तरफ वाले जो भी 0 होंगे वो सार्थक अंक नहीं होंगे। समझ में आ गया? चौथा पॉइंट है, जैसे कि
आया कि 225.002। तो इसमें कितने सार्थक अंक हैं? तो इसमें क्या होगा कि पहली नॉन जीरो ये आ गई, और अब नॉन जीरो के बाद वाले जीरो क्या होंगे? अब ये सिग्निफिकेंट बन जाएंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट हैं? इसमें 5 हैं। समझ में आ गया? क्योंकि ये दशमलव की स्थिति नहीं बता रहे हैं, ये पूरी टर्म को ही बता रहे हैं, पूरी डिजिट को ही बता रहे हैं। समझ में आ गया? और पांचवा है कि जो भी डेफिनेट वैल्यू होती हैं, जैसे कि 2 लड़के, 20 अंडे, ऐसी जो भी चीज़ें होंगी उनमें क्या होंगी? अनंत होंगी, उनमें अनंत सार्थक अंक होंगे उनमें। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन सी संख्या, अगर कोई भी संख्या आ जाती है, जैसे 100 आया तो 100 में कितना होगा? 100 में 1 सार्थक अंक है, पर 100 पॉइंट आ गया तो कितने हो जाएंगे? 3। समझ में आ गया? क्योंकि अब पॉइंट लगते ही अब ये सार्थक बन गए। ओके, अब है कि सार्थक अंक वाले के कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो उसमें जैसे प्लस माइनस करना हो हमें, तो जैसे 18.0 में 12.11 और 1.031 इनको हमें ऐड करना है। तो सार्थक अंक जो इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इसकी कैलकुलेशन करेंगे 1, 4, 1.8 और 2 10, 10 और 1 11, 11 और ये 31। बट ये आंसर सही नहीं है, क्योंकि मिनिमम वाले के पास अगर पॉइंट के बाद एक ही संख्या है तो हमारा आंसर भी ऐसा होना चाहिए 31.1। अब ये 4 है, अगर यहाँ पर 5 होता तो क्या करता है? उसके 2 रूल हैं। अगर पॉइंट के बाद वाली संख्या जैसे 1.15 है, अगर 5 या 5 से ज़्यादा है, अगर 5 से ज़्यादा है तो इसमें ऐड हो जाएगी। बट अगर 5 है और 5 से कम है तो ऐड नहीं होगा एक नंबर इसमें, मतलब इसको लिख सकते हैं 0.2 लिख सकते हैं। समझ में आ गया? बट अगर ये 5 से कम है, ये वाले जैसे 0.14 जैसे यहाँ था, तो हमने कोई चेंज नहीं किया, मतलब 5 से ज़्यादा होगा तो एक इसमें ऐड हो जाएगा, बगल वाली में नहीं तो ऐड नहीं होगा। और अगर 5 ही है, जैसे 0.15 है, तो ये वाला अगर विषम है, ओड है, तो ऐड होगा। और ये 0.25 है तो इसको सिर्फ 0.2 ही लिखेंगे। सब में कभी भी 5 वाला ऐड नहीं होगा। समझ में आ गया? वेरी गुड। अब लास्ट डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब होता है कि जैसे कि हमने अभी पीछे पढ़ा था कि 1 लीटर इक्वल्स टू होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये एक तरीके से क्या है? यूनिट कन्वर्जन। अगर हमें यूनिट कन्वर्जन आएगा तो बहुत सारी कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगी, और अगर यूनिट कन्वर्जन नहीं आएगा तो हमें बड़ी बड़ी जैसे 1000 से इंटू करना पड़ता है किसी चीज़ को, और अब उसको अगर हम लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 1 से करना पड़ेगा, तो कैलकुलेशन ईजी हो गई। तो अगर यूनिट कन्वर्जन करके कैलकुलेशन ईजी कर लेंगे तो भी क्या होगा? हमारा रिजल्ट होगा ना, उसमें अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, और हमारा जो रिजल्ट है वो क्या होगा? मोर एक्यूरेट होगा। तो ये 3 तरीके हैं जिसके थ्रू हम अनसर्टेनिटी को, मेजरमेंट जो भी हमारे मेजरमेंट आए उनमें अनसर्टेनिटी को कम कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गया? थैंक यू सो मच।